So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be starting off with the section 6.2, that is rules relating to enforcement. Relating to enforcement of what? Relating to the enforcement of a contingent contract. The rules relating to enforcement of a contingent contract are laid down in section 32, 33, 34, 35 and 36 of the Act. So these are the these are the sections of the Act which are relating to the enforcement rules of a contingent contract. Now, enforcement of contract contingent on an event happening. Section 32 says that where a contingent contract is made to do or not to do anything if an uncertain event happens, it cannot be enforced by law unless and until that event has happened. अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि ये इवेंट होगा तो मैं तुम्हें कुछ करूंगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी अ सम ऑफ मनी वेयर बी मैरीज सी, सी डाइज विदाउट बीइंग मैरिड टू बी, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void. मान लेते हैं कि ऑन इवेंट हैपनिंग, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि अगर बारिश होगी तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगी. तो इसमें क्या बात बन रही है कि जब बारिश होगी यानी कि जब वो इवेंट हैपन होगा तो तब मैं आपको पैसे दूंगी. तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी और मेरे बीच में हुआ है वो तब तक इन्फोर्स नहीं होगा जब तक वो इवेंट हैपन नहीं हो जाएगा. अगर इवेंट होना इम्पॉसिबल हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल धूप निकल जाती है, ठीक है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है. तो ऐसे ही इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि वो उसे पैसे देगा अगर बी सी से शादी कर लेता है. तो सी की डेथ हो जाती है तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है. ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग, कि अब मैं तुमसे ये बोल रही हूँ कि अगर बारिश नहीं होगी तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगी. ठीक है, सेक्शन 33 सेज दैट वेयर अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट डज नॉट हैपन, इट कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली व्हेन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल और नॉट बिफोर. ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तभी इन्फोर्स होगा जब बारिश नहीं होगी. अनटिल अदरवाइज अगर बारिश हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में परफॉर्म नहीं किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, where P agrees to pay Q a sum of money if a particular ship does not return, the contract become enforceable only if the ship sinks so that it cannot return. P जो है वो Q के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कुछ पैसे लेन देन का कि अगर ये शिप वापस नहीं आती है तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा. तो ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, where A agrees to pay sum of money to B if certain ship does not return, however the ship returns back, here the contract becomes void. अगर शिप वापस आ जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट void बन जाता है क्योंकि इवेंट का ना होने के बाद ही आपका कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में आता, बट इवेंट हो चुका है सो कॉन्ट्रैक्ट आपका void बन जाएगा. Next condition, a contract would cease to be enforceable if it is a contingent upon the conduct of a living person when that living person does something to make the event or conduct as impossible of happening. So this is a very huge point. Let's understand this with its explanation. Section 34 says that if a contract is contingent upon as to how a person will act at an unspecified time, the event shall be considered to have been impossible when such person does anything which renders it impossible that he should so within its definite term or otherwise than under further contingencies. For example, where A agrees to pay B a sum of money if B marries C, C marries D, this act of C has rendered the event of B marrying C as impossible. It is though possible if there is a divorce between C and D. ठीक है, A ने कहा कि अगर B C से शादी कर लेता है तो वो उसे पैसे देगा, लेकिन C D से शादी कर लेता है तो अब इसमें इनकी शादी नहीं हो सकती B और C की, क्योंकि C ने ऑब्वियसली किसी और से शादी कर लेती है. बट अगर उनके बीच में डिवोर्स हो सकता है तो वो इवेंट पॉसिबल बन सकता है, अदरवाइज वो नहीं बन सकता. ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सिबल होने से सीज हो जाता है अगर उसकी कंडक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की कंडक्ट एक लिविंग पर्सन के हाथों में है और वो लिविंग पर्सन एक ऐसा काम कर देता है जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल बन जाता है. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी बिग पॉइंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इन ब्रोकन पार्ट्स कि एक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल होने से मना हो जाता है, यानी कि वो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता अगर वो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का इवेंट एक लिविंग पर्सन पे डिपेंडेंट है और वो लिविंग पर्सन ऐसा काम कर देता है जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल ऑफ हैपनिंग बन जाता है. ठीक है, In Frost versus Knight, the defendant promised to marry the plaintiff on the death of his father.
ठीक है, यहाँ पे एक ने प्रॉमिस करा कि अगर जब उसके पापा की डेथ हो जाएगी तो तब वो उनसे शादी कर लेगा. वाइल द फादर वॉज स्टिल अलाइव ही मैरिड अनदर वुमन. जब उनके फादर जिंदा थे उन्होंने फिर किसी और वुमेन से शादी कर ली. इट वॉज हेल्ड दैट इट हैड बिकम इम्पॉसिबल दैट ही शुड मैरी द प्लांटिफ एंड शी वॉज एंटाइटल्ड टू स्यू हिम फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो ये इम्पॉसिबल था कि वो अब उससे शादी नहीं कर सकता था. ऑब्वियसली वो डैमेजेस पे करता जो भी कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच उनके बीच में हुई है, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी मैरिड अनदर वुमन. Another point is contingent on happening of specified event within the fixed time. Section 35 says that contingent contracts to do or not to do something if a specified uncertain event happens within a fixed time becomes void if at the expiration of time fixed such event has not happened or if before the time fixed such event becomes impossible. For example, A promised to pay B a sum of money if certain ship returns within a year. A contract may be enforced if the ship returns within a year and becomes void if the ship burned within a year. ठीक है, ए ने बी के साथ प्रॉमिस करा कि वो उसे पैसे देगा अगर ये सर्टन शिप 1 साल के अंदर आ जाती है. ठीक है, वो 1 साल के अंदर अगर वो शिप आ जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर देंगे और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ए बी को पैसे दे देगा. बट बीच रास्ते में अगर शिप कहीं पे जल जाती है, डूब जाती है, डूबना इज़ वेरी सेंसिबल देन जलना, तो अगर शिप कहीं बीच में डूब जाती है तो उस वाले सिनेरियो में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनइन्फोर्सिबल बन जाएगा. Now, contingent on specified event not happening within fixed time. Section 35 also says that contingent contracts to do or not to do anything if a specified uncertain event does not happen within a fixed time may be enforced by law when the time fixed has expired and such event has not happened or before the time fixed has expired if it becomes certain that such event will not happen. So ignore this typical law language and understand this point with the help of an example that A promised to pay B a sum of money if a certain ship does not return within a year. The contract will be enforced if the ship does not return within the year or is burned within a year. इस बार ए ने बी के साथ प्रॉमिस करा कि मैं पैसे तुम्हें दूंगा अगर शिप वापस नहीं आती है 1 साल में. तो अगर शिप वापस नहीं आती है तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाएगा, पैसे देने लेगा. लेकिन अगर शिप वापस आ जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा. ठीक है, द मेन असेंशियल थिंग इज द टाइम पीरियड. एक फिक्स टाइम पीरियड है 1 साल का दोनों ही केस में. तो टाइम पीरियड फिक्स होना इज इंपॉर्टेंट इन दीज 2 टर्म्स. ठीक है. Now, contingent on an impossible event. Contingent agreements to do or not to do anything if an impossible event happens are void whether the impossibility of the event is known or not to the parties of the agreement at the time when it is made. अगर कोई आप ऐसा प्रॉमिस कर लेते हैं कि वो सबको पता है कि वो इम्पॉसिबल है और उसके ऊपर आप एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं तो वो वॉइड है. ठीक है, क्योंकि एंड इट डज नॉट डिपेंड कि आपको पता है कि नहीं पता है कि इवेंट इम्पॉसिबल है. फॉर एग्जांपल, ए ने पैसे देने का प्रॉमिस करा बी को 1 लाख रुपए अगर सूरज वेस्ट में उगता है. सो दिस इज लाइक इम्पॉसिबल थिंग बिकॉज सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. ठीक है. Example 15, X agrees to pay rupees 1 lakh if 2 straight lines could enclose a space. The agreement is void. उन्होंने कहा कि अगर 2 straight lines एक स्पेस को बंद कर देंगी तो दिस इज इम्पॉसिबल, क्योंकि 2 स्ट्रेट लाइन कोई भी एक इनक्लोज्ड स्पेस नहीं बना सकती. ठीक है, सो ये एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि ये इम्पॉसिबल है. अब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि पार्टीज को नॉलेज हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है या नहीं है. अगर इवेंट आपका कुछ ऐसा है जो इम्पॉसिबल है तो ऑब्वियसली आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा. Now, difference between a contingent contract and a wagering contract. Contingent और wagering contract में क्या difference होता है? That is also very important in this section. A contingent contract is a contract to do or not to do something with reference to a collateral event happening or not happening. Contingent contract एक ऐसा contract है जिसमें कोई performance किया जाता है या नहीं किया जाता जब collateral event होता है या नहीं होता है. जबकि wagering agreement is a promise to give money or money's worth with reference to an uncertain event happening or not happening. Wagering agreement एक ऐसा promise है जिसमें आप मनी देते हैं या मनी वर्थ ऑफ समथिंग देते हैं, कुछ ऐसा देते हैं जो मनीज वर्थ है. ठीक है, अगर कोई इवेंट होता है या नहीं होता है. कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नॉट कंटेन रेसिप्रोकल प्रॉमिस. कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस नहीं होते हैं बट वेजरिंग एग्रीमेंट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं. कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इवेंट जो है वो कोलैटरल है. वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में जो इवेंट का अनसर्टेन होना इज अ कोर फैक्टर. ठीक है,
नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नॉट बी अ वेजरिंग इन नेचर, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग नहीं है, बट अ वेजरिंग एग्रीमेंट इज असेंशियली कंटिजेंट इन नेचर। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट है, बट कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। Interest of contracting parties. Contracting parties have interest in the subject matter in the contingent contract. जो भी contracting parties है उनका interest है मैटर में, सब्जेक्ट मैटर में, जो कि कॉन्ट्रैक्ट का है। जो contracting parties है उनका सब्जेक्ट मैटर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। Now doctrine of mutuality of lose and gain. कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी एंड लूज एंड गेन। इसमें किसी भी पार्टी का लूज और गेन का नहीं देखा जाता है। वेजिंग एग्रीमेंट में गेम है लूजिंग का, गेनिंग का, यही मैटर करता है वेजिंग एग्रीमेंट में। इफेक्ट क्या होता है कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो आपके वैलिड होते हैं, वेजिंग एग्रीमेंट्स आपके वॉइड होते हैं। वेजिंग एग्रीमेंट्स में मोस्टली आपके चिट फंड्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, तो लॉटरी वगैरह ये भी वेजर आते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिजेंट एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। इनका मीनिंग कि किसमें रेसिप्रोकल प्रोमिसेस इंक्लूडेड होते हैं, किसमें नहीं होते हैं। अनसर्टेन इवेंट क्या है, कोलैटरल किसमें होता है, और कॉन्ट्रैक्ट का क्या नेचर है, क्या इंटरेस्ट है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज का सब्जेक्ट मैटर में, और म्यूचुअलिटी ऑफ लूज एंड गेन की डॉक्ट्राइन कौन से में एप्लीकेबल है, और क्या इफेक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। So I hope you're able to understand this section. So thank you so much for watching this video.